गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित जी के जीएस वाला क्लासेस में। और आज की जो क्लास है काफ़ी शानदार क्लासेस करेंगे और बहुत अच्छी डिटेल से थ्योरी सारे कवर अप करेंगे। तो जो पहला मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य बहुत शानदार टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, चार या बहुत सारे नहीं कह सकते बल्कि 4 या 5 क्वेश्चन निश्चित तौर पर इसमें से आता रहता है और उससे बाहर कहीं नहीं जाता है। तो आज की जो टॉपिक होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और डीपीएससी पढ़ेंगे, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट ऑफ द पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको भी पढ़ेंगे। और जो अगला टॉपिक होगा मेरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हम लोग वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो आज का जो टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य किस की कंट्री के संविधान से लिया गया। तो यूएसएसआर जो रशिया के संविधान उस संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य में आखिर क्या है, तो मौलिक कर्तव्य में उस चीज़ों को उल्लेख किया गया है जैसे राष्ट्र के नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इस चीज़ को क्या करना, रक्षा करना या आदर करना या सही सामान से इसको इज्जत देना, या जैसे राष्ट्र की रक्षा करना, किसी भी मोनूमेंट्स हो जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, नेशनल मोनूमेंट्स हो, उसको हिफाजत करना, इस सारी बातों को इसमें लिखा गया। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है, पहला पॉइंट ये आता है कि जो कौन सा ऐसा समिति है, क्वेश्चन भी बनता है कौन ऐसा समिति है जो फंडामेंटल ड्यूटीज की स्थापना करने की बात कही गई थी, संविधान में एक जोड़ने की बात कही गई थी। तो सबसे पहले जाता है हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जिनके अनुशंसा करने पर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसमें पहला पॉइंट है कि सरदार स्वर्ण समिति जिनके अनुशंसा करने पे मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इस संविधान के किस पार्ट में आता है और इससे क्वेश्चन भी बनता है कौन सी समिति थी जिनके अनुशंसा करने पे फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बी जो पॉइंट आता है, बी पॉइंट, या भारतीय संविधान में पार्ट 4A में, और आर्टिकल की बात करोगे आप, अनुच्छेद की बात करोगे, उसमें 51A में रखा गया। तो भारतीय संविधान के पार्ट की बात करोगे तो पार्ट 4A में, और आर्टिकल की बात करोगे तो 51A में इसको रखा गया है। जो अगला पॉइंट है इसमें, पॉइंट नंबर सी, कि इसको जब 42 अमेंडमेंट हुआ था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट हुआ था, उस 42 अमेंडमेंट में जब 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो उस दौरान इसको फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और इसके बाद से जो डी नंबर पॉइंट आता है, ये किसके कंट्री के संविधान से लिया गया है, तो वो जो है यूएसएसआर, या उसको आप रसिया भी बोल सकते हो, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। तो टोटल नंबर अभी कितने, तो टोटल नंबर की बात करोगे फंडामेंटल ड्यूटीज की, मौलिक कर्तव्य की, तो टोटल जो नंबर है इसका, टोटल नंबर 11।
लेकिन स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में 10 था, +1 एक ऐड हुआ, ये क्या बन गया 11। तो +1 जो ऐड हुआ वो क्या था, तो जो इसमें 86 अमेंडमेंट, यहाँ पे इसको लिखते हैं कि जब 86 अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 86 जब अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उस दौरान कहा गया था कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होगा और कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा एजुकेशन का प्रावधान किया गया था। तो ये जो वो एक अमेंडमेंट किया गया था, टोटल कितने हो गए थे, 11 हो गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो अगला जो टॉपिक है इसमें, ये जो पूरा मौलिक कर्तव्य था पूरा कंप्लीट हुआ, और यही जो 5-6 पॉइंट है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी जो आज का जो टॉपिक है। अब दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है उस तत्व को हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें क्या, इसमें होता है कि राज्य के जितने भी स्थानीय स्वशासन या ग्राम के कल्याण हेतु जो प्रावधान दिया गया है उसमें इस चीज़ को रखा गया। और एक सबसे अहम बात इसमें यह है कि यह जो यदि राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार इसको लागू करेगी या नहीं करेगी। यदि लागू नहीं करता है राज्य सरकार तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें कोई इसके लिए स्पेशल एक विशेष शक्ति प्रदान नहीं किया गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करवा सके। लेकिन कुछ इसमें ऐसे अहम चीज़ें बातें दी गई, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है जिसको राज्य सरकार को लागू करना जरूरी पड़ जाता है। तो उसको सबसे पहले, इसमें पहला पॉइंट है, इसको सबसे पहले जो संविधान का जो पार्ट है, पार्ट 4th पार्ट में इसको रखा गया। 4th पार्ट के यदि आर्टिकल की बात करोगे, 4th पार्ट के जो आर्टिकल की बात करोगे तो 36 से लेके 51 आर्टिकल तक इसको रखा गया। 36 से लेके 51 आर्टिकल तक को रखा गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या था कि 4th ए के और 51 ए के आर्टिकल में रखा गया। तो इसमें जो बी पॉइंट आता है, आयरलैंड की जो आयरलैंड कंट्री है उस कंट्री से इसको लिया गया था हमारे संविधान द्वारा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो इससे लिया गया था। इसमें जो सी आता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करवाने के लिए कोई विशेष, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू कराने के लिए कोई विशेष शक्ति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास लागू करवाने के लिए जो डीपीएसपी जो हमारा पॉलिसी है, जो राज्य की नीति निर्देशक, तो उसको लागू करवाने के लिए उसमें कोई बाध्य कानून नहीं है। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो राज्य सरकार के डिपेंड करता है वो लागू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन कुछ इसमें इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है जिसको राज्य सरकार अपने आप लागू करता है। उस आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। उसमें पहला जो आर्टिकल आता है हमारा, पहला आर्टिकल आप बात करोगे, पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 38 आर्टिकल में जो राज्य के लोक कल्याण या स्थानीय स्वशासन को बेहतर बनाने के लिए एक सामाजिक संगठन होगा, और जिसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय, लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से उसको न्याय मिलेगा। इस चीज़ को इसमें लिखा गया है। आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों को मिलेगा। इसमें इस बात को लिखा गया है कि जो आर्थिक और सामाजिक न्याय जो होगा लोगों को मिलेगा। और इसमें एक और आर्टिकल है, अगला जो आर्टिकल इसमें आता है आर्टिकल नंबर 14, जो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि किसी भी राष्ट्र को बेहतर बनाना हो तो सबसे पहले आपको क्या करें, सबसे पहले आप उसके इलाकों को, जो है ग्राम जो इलाके हैं, गांव जो है एक रूरल एरिया, उसको आप डेवलप करें। ऑलरेडी पूरा शहर डेवलप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था, तो एक
ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल जो 14 है इसमें ग्राम पंचायत का गठन की बात कहा गया। आप इसमें क्या होगा, ग्राम पंचायत का गठन होगा, जो ग्राम पंचायत का जो गठन होगा इसमें आर्टिकल जो 14 है हमारा ग्राम पंचायत का गठन, कंफर्म। तो इसमें इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है, नेक्स्ट आर्टिकल है, उस आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट आर्टिकल है मेरा 38। जो नेक्स्ट आर्टिकल 38A है, उस आर्टिकल में इस बात को उल्लेख किया गया है, 38 नहीं बल्कि 48 है, माफ़ कीजिएगा 48 होगा नेक्स्ट आर्टिकल। जो 48 है उसमें कहा कि जितनी भी पशुपालन संबंधित, आज रूरल एरिया में पशुपालन या शहरी एरिया में जो पशुपालन किया जाता है उस चीज़ को इसमें रखा गया है। पशुपालन संबंधित, कन्फर्म, पशुपालन संबंधित रखा गया है। और 48 जो ए में आता है उसमें पर्यावरण संबंधित संरक्षण की बात कहा गया है। 48 की जो ए में पर्यावरण संबंधित, पर्यावरण संरक्षण की बात कहा गया। तो आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो राज्य सरकार को खुद लागू करना पड़ता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का गठन करना हर एक जरूरी है, पशुपालन भी होता है ये भी जरूरी है, और ये पर्यावरण संरक्षण तो और जरूरी है, क्योंकि इस पर लाखों और मिलियन और बिलियन आज हर एक कंट्री पैसे खर्चा करती केवल एक इन्वायरमेंट को क्लीन और उसको कंजर्वेटिव करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। जो अगला आर्टिकल इसमें आता है, अगला जो आर्टिकल है हमारा कि 49 जो आर्टिकल है, 49 आर्टिकल में जो 49 जो आर्टिकल है, 49 आर्टिकल में क्या है कि जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स, राष्ट्रीय स्मारक या नेशनल प्लेस मॉन्यूमेंट्स या नेशनल प्लेस या हिस्टोरिकल प्लेस, कह सकते हो हिस्टोरिकल प्लेस, नेशनल प्लेस को काट लो, हिस्टोरिकल प्लेस जितने भी हैं उनको क्या करना, एक साफ सुथरा से रखना, उसको रक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, इस चीज़ को इसमें रखा गया आर्टिकल 49 में। तो इन सारी जो आर्टिकल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो राज्य सरकार को अपने आप कंपल्सरी पड़ जाता है इसको लागू करना, इसलिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस में आते भी हैं एग्जाम में। तो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला टॉपिक क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उपचारों का अधिकार, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। इसको आर्टिकल में बात करूँ, आर्टिकल 32 में इसको रखा गया है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जिसको सोल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। किसने बोला था, BR अम्बेडकर ने। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में कि जो मौलिक अधिकार उसको प्रवर्तित या उसको लागू कराने के लिए कुछ जो सर्वोच्च न्यायालय है, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा में आवेदन किया जाता है। कुछ 5 टाइप के एक रिट जारी करता है, एक समादेश जारी करता है। उस 5 रिटों को हम लोग पढ़ेंगे। जो पहला रिट होता है हैबियस कॉर्पस, बंदे प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडमस परमादेश, प्रोविजन आता है, सर्टेरियो आता है, क्यू अरांटो आता है। तो 5 टाइप की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। उस 5 रिटों को ओरली केवल समझेंगे। तो पहला जो हमारा क्या आता है, पहला जो आता है हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस, बंदे प्रत्यक्षीकरण। और जो बी आता है मैंडमस, मैंडमस जो आता है। और जो सी है हमारा प्रोविजन, सी क्या हुआ, प्रोविजन। जो डी है, डी के बाद आता है हमारा सर्टेरियो। और जो ई आता है, ई में क्या, क्यूअरांटो। तो हैबियस कॉर्पस में क्या कहा जाता है कि हैबियस कॉर्पस उसके लिए इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी व्यक्ति को यदि उसको ऐसा एहसास होता है कि मुझे जबरन बंदी बना लिया गया हो, बिना कुछ गलती को बना लिया गया हो, तो उस दौरान इसका वो यूज कर सकता है, उसका इस प्रयोग कर सकता है।
जो इसके बाद से जो आता है हमारा मैंडमस जो आता है परमादेश, इस मैंडमस में क्या कहा गया है, इस मैंडमस में यदि कोई भी व्यक्ति को अपना सार्वजनिक अधिकार, सार्वजनिक जो उसके कार्य है उसको भूल जाता है, कोई भी पद अधिकारी जो है अपने सार्वजनिक जो उसको ड्यूटीज़ दिया वो भूल जाता है, तो उसको इस बात को एहसास दिलाने के लिए इस आर्टिकल को, जो परमादेश आर्टिकल, इसका यूज किया जाता है। जो प्रोविज़न है, प्रोविज़न क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस बात का स्पष्ट करता है कि जो कार्य आपके क्षेत्र में ना हो, आपका मामला ना हो, तो उसमें आप दखलंदाजी ना करें, इस बात को प्रोविजन में कहा जाता है। जो सेटेरियो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात का स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी या पेंडिंग केसेस है, जितने भी छोटे छोटे केसों में पेंडिंग केसेस पड़ा हुआ है, पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, उन केस को क्या करें, अपने से उच्च न्यायालय में उसको केस को दें ताकि उस केस को जल्दी से सॉल्व हो जाए। इस बात में सेटेरियो में इस बात को कहा गया है। जो क्वेरांटो है, क्वेरांटो में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र को भूलकर किसी अदर अधिकार क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर देता है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो है क्वेरांटो इस बात का उल्लेख करता है, आप उसके खिलाफ आवेदन कर सकते हो कोर्ट में। तो इस बात का उल्लेख किया गया। तो आज के लिए जो क्लासेस होंगी इतना ही क्लासेस है। तो इस क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।